कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो कभी खत्म नहीं होती। स्कॉटलैंड के कलोडन मोर से जुड़ी है 1746 की एक ऐसी जंग जिसकी तलवारों की गूंज और हार का दर्द ये जमीन आज तक भूल नहीं पाई। आज भी विजिटर्स पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस रिपोर्ट करते हैं। घोस्टली बैटल क्राइज, तलवारों के टकराने और तोप के गोलों की फायरिंग की ऐसी आवाजें जिनका कोई सोर्स नहीं मिलता। हवा में एक अजीब भारीपन होता है जहां आके परिंदे भी चुप हो जाते हैं। अ स्ट्रेंज फिनोमिना जिसे बर्ड एक्सपर्ट्स भी समझ नहीं पाए। कहते हैं इस बैटलफील्ड में बनी कब्रों के पीछे कुछ तो है जो हर मुसाफिर को महसूस होता है और कभी कभी दिख भी जाता है। एक लंबा घायल सोल्जर, स्कॉटिश ट्रेडिशनल किल्ट मतलब स्कर्ट पहने हुए, जो जिस किसी के सामने आता है सिर्फ एक लफ्ज कहता है, डिफीट। जैसे अपनी हार के पछतावे में अब तक कैद हो। मैं हूं मोजो जोजो और ये है मेरी डायरी का एक लाल पन्ना जिस पे जंग में बहे खून की खौफनाक यादों से इतिहास का एक भूला हुआ किस्सा उकेरा गया था। द घोस्ट्स ऑफ कलोडन मोर बैटलफील्ड। स्कॉटलैंड के हाईलैंड्स के खूबसूरत पहाड़ों और वादियों के बीच छुपी है एक ऐसी बैटलफील्ड जहां सिर्फ 45 मिनट में 1,500 स्कॉटिश हाईलैंडर्स अंग्रेजों की गोलियों और तलवारों के सामने शहीद हो गए थे। ये थी दुनिया की सबसे तेजी से खत्म होने वाली जंग और ब्रिटेन के इतिहास की आखिरी खुली बैटल, द बैटल ऑफ कलोडन मोर। 1746 से लेके आज तक स्कॉटलैंड का चेहरा बदल चुका है, लेकिन एक चीज है जो नहीं बदली, कलोडन मोर की खौफनाक यादें। और वो यादें हर साल जिंदा होती हैं 16 अप्रैल को इस बैटल की एनिवर्सरी पर। – 1936 की एक सर्द शाम एक औरत बैटलफील्ड एक्सप्लोर कर रही थी। ठंडी हवा, ढलता सूरज और खामोशी में छुपा एक अजीब सा समझ न आने वाला एहसास। अचानक हवा रुक गई और एक भारी सन्नाटा छा गया, लेकिन उस सन्नाटे में भी कहीं दूर से आ रही थी एक हॉन्टिंग बैकपाइप की धुन। और उसके तुरंत बाद सुनाई देने लगी तलवारों की गरज, बैटल क्राइज और चीखों का शोर। वो बैटलफील्ड खाली था, पर लग रहा था जैसे पूरी जंग वापस जिंदा हो गई हो। वक्त जैसे वहीं रुक गया था। वो औरत कांप उठी और भारी सांसों के साथ वापस मुड़ने लगी। मास ग्रेव्स के पास से गुजरते हुए उसकी नजर एक टीले पर पड़ी जहां एक पुराना टार्टन क्लॉथ पड़ा था
उसने माउंट पे से कपड़ा उठाया तो उसके सामने था एक स्कॉटिश हाईलैंडर, लंबा, खून से लथपथ, आंखों में हार की मायूसी। उस खोज सोल्जर ने सिर्फ उस औरत की आंखों में देखा और धीरे से कहा, डिफीट। फिर बस एक पल में वो सामने से गायब हो गया। कहते हैं वही जख्मी हाईलैंडर आज भी बैटलफील्ड में भटकता है, कभी कभी मास ग्रेव्स के पास घुटनों के बल बैठा मिल जाता है, जैसे अपनी हार और अपने भाइयों की मौत का मातम आज तक मना रहा हो। अक्टूबर 2018 में कुछ विजिटर्स ने बैटलफील्ड पर एक अजीब सी धुंध को कैमरा में कैप्चर किया। वो धुंध धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में बढ़ रही थी जिस दिशा से 1746 में स्कॉटिश आर्मी ने चार्ज किया था। उस फॉर्मेशन का पैटर्न, उसकी मूवमेंट, सब कुछ बिल्कुल वैसा था जैसे एक आर्मी बैटलफील्ड की तरफ अटैक में बढ़ रही हो। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है, आखिर इस जंग के पीछे की कहानी क्या है? चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और चलते हैं 1600s के आखिरी दिनों में, जहां से शुरू हुआ था इंग्लैंड में बगावत का माहौल। स्कॉटलैंड एक ऐसी जगह जो आज भी अपने ओल्ड वर्ल्ड चार्म और स्ट्रॉन्ग कल्चरल आइडेंटिटी से पहचानी जाती है। स्कॉटिश हाईलैंड्स के पहाड़, घाटियाँ और धुंध से घिरे इलाके सदियों से हाईलैंडर्स के गर्व और बहादुरी के किस्से सुनाते आए हैं। उनकी गेलिक जुबान, बैकपाइप्स की धुनें और रंग बिरंगे टार्टन और किल्ट्स सिर्फ पहनावा नहीं, उनकी पहचान और उनका जुनून थे। यहाँ बसे कई इन्फ्लुएंशियल क्लैन्स यानी परिवारों के मर्द अपने अलग रंगों से बनी टार्टन किल्ट्स को बड़े शान से पहना करते, और यही पहनावा था उनके सोल्जर्स का। लेकिन 1600s के आखिरी दिनों में ब्रिटिश मोनार्की ने इन्हीं टार्टन्स और क्लैन्स के इन्फ्लुएंस पर पाबंदी लगानी शुरू की। हाईलैंड क्लैन्स को तोड़ने की साजिश होने लगी और इसी जुल्म से भड़की एक आग, एक बगावत अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने की, जो पूरे यूरोप में गूंज उठी। इस बगावत की जड़ थी लंदन में। 1688 में कैथोलिक राजा जेम्स II का तख्त छीन लिया गया। उसकी प्रोटेस्टेंट बेटी मैरी और दामाद विलियम को तख्त दे दिया गया। इतिहास में इसे कहा गया ग्लोरियस रेवोल्यूशन। उसके बाद इंडिजिनस कल्चर्स पर वार शुरू हुए। स्कॉटलैंड समेत यूरोप को इंग्लिश बनाने की कोशिश होने लगी, जिसका नतीजा था बगावत। जेम्स II टावर ऑफ लंदन में कैद के डर से फ्रांस भाग चुका था और 1701 में चल बसा। लेकिन मरने से पहले उसने एक नई सेना खड़ी कर दी थी, जेकबाइट्स। इनका नाम पड़ा लैटिन वर्ड जैकबस से, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है जेम्स। स्कॉटलैंड, फ्रांस और आयरलैंड के वीरों से बनी यह सेना, जो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए बगावत पर उतर आई थी, और जिसका मानना था कि जेम्स II और उसके वंशज ही इंग्लैंड के असली हकदार थे। 1690, 1715 और 1719 में जेकबाइट्स ने इंग्लिश हुकूमत के खिलाफ जंग लड़ी, लेकिन हर दफा नाकाम रहे, और हर हार के साथ कल्चरल ऑपरेशन और तेज होता गया। और फिर आई
1745 की वो बगावत जिसका अंजाम लिखा गया कलोडन मोर के बैटलफील्ड पर। साल था 1745। जेकबाइट रिबेलियन 3 बड़ी हारों के बाद लगभग बुझ चुकी थी। फ्रांस और आयरलैंड का सपोर्ट घट रहा था और स्कॉटलैंड में इंग्लिश आर्मी हर बगावत को जन्म लेते ही कुचल रही थी। ब्रिटिश मोनार्की अब प्रोटेस्टेंट वारिस जर्मनी के हैनोवर प्रिंस जॉर्ज II के हाथों में थी और उसकी रेड कोट आर्मी ने स्कॉटलैंड में जगह जगह कैंप डाल लिए थे। स्कॉटिश लोगों पर धर्म और कल्चर के नाम पर जुल्म चरम पर था। इसी माहौल में जेम्स II का पोता चार्ल्स एडवर्ड स्टुअर्ट बॉनी प्रिंस चार्ली स्कॉटिश हाईलैंड्स पहुंचा। सिर्फ 25 साल का, लेकिन इंग्लैंड की गद्दी पाने का जुनून उसके अंदर आग की तरह जल रहा था। उसने हाईलैंड क्लैंस को यकीन दिलाया कि उसके राज में स्कॉटलैंड अपने कल्चर और लैंग्वेज के साथ सुरक्षित रहेगा। 5000 स्कॉटिश जेकबाइट्स के साथ उसने लंदन की ओर मार्च शुरू किया। एडिनबरा और प्रेस्टोपैन्स में छोटी लड़ाइयां हुई और जेकबाइट्स जीते, लेकिन लंदन पहुंचने से पहले ही यह साफ हो गया ना फ्रांस से मदद आएगी ना इंग्लैंड और आयरलैंड से। सप्लाईज कम थी, सेना थक चुकी थी और जॉर्ज II का बेटा ड्यूक ऑफ कम्बरलैंड एक विशाल ऑर्गेनाइज्ड इंग्लिश आर्मी लेकर लंदन से उनकी तरफ निकल पड़ा था। जेकबाइट्स पीछे हटकर वापस स्कॉटलैंड आ गए, लेकिन कम्बरलैंड भी उनके पीछे पीछे हाईलैंड्स आ पहुंचा और खूबसूरत वादियों के बीच कलोडन मोर में अपना कैंप डाल लिया। जेकबाइट लीडर्स जानते थे कि कलोडन मोर उन्हें कमजोर कर देगा। गीली कीचड़ भरी जमीन, खुला अनइवन मैदान और इंग्लिश आर्टिलरी का सीधा निशाना। इसके बावजूद चार्ल्स ने खतरनाक गलती की। थके हारे भूखे सैनिकों को रात में ही सरप्राइज अटैक के लिए भेज दिया। कई क्लैन लीडर्स इस मिशन से इनकार कर रहे थे, जिससे जेकबाइट आर्मी सिर्फ 1500 सोल्जर्स तक सिमट गई। 15 अप्रैल की रात जेकबाइट्स चले, लेकिन अनइवन टेरेन और बारिश के कीचड़ में फंसकर वो समय पर पहुंच नहीं पाए। जब तक वो इंग्लिश कैंप्स तक पहुंचे, सुबह हो चुकी थी और सरप्राइज अटैक की अपॉर्चुनिटी निकल चुकी थी। इंग्लिश आर्मी अब पूरी तरह सतर्क थी। 16 अप्रैल 1746 की ठंडी सुबह दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। क्लेमोर स्वॉर्ड्स और ढालों से लैस जेकबाइट्स तोपों और गोलियों की बौछार में दौड़े, लेकिन कीचड़ ने उनकी स्पीड को तोड़ दिया। इंग्लिश आर्मी की डिसिप्लिन फायर ने सैकड़ों हाईलैंडर्स को लाइन से गिरा दिया। सिर्फ 45 मिनट में सब खत्म हो गया। करीब 1500 जेकबाइट्स मारे गए और दूसरी तरफ से सिर्फ 300। ये सब हुआ था चार्ल्स के एक गलत ऑर्डर की वजह से। कलोडन मोर पर यह हार सिर्फ जेकबाइट रिबेलियन का अंत नहीं थी, ये स्कॉटलैंड की इंडिपेंडेंट कल्चरल आइडेंटिटी का अंत भी थी। इसके बाद ब्रिटिश मोनार्की ने टार्टन पहनना, गेलिक बोलना गुनाह घोषित कर दिया। हाईलैंड में बसे क्लैंस को जड़ से उखाड़ दिया गया, गांव जला दिए गए और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी राइट्स
छीन लिए गए। कहा जाता है उस दिन हाईलैंडर्स ने आखिरी सांस तक बहादुरी से लड़ाई लड़ी, अपने भाइयों को बचाने की कोशिश में खुद को मौत के हवाले कर दिया, लेकिन कोई बच नहीं पाया। इस हार का बोझ इतना गहरा था कि आज तक इस जंग की गूंज मिट नहीं पाई। आज भी जब ठंडी हवा कलोडन मोड़ पर बहती है, लोग दावा करते हैं कि उन्हें बैटल क्राइज, तलवारों के टकराने और मरते हुए सैनिकों की चीखें सुनाई देती हैं, जैसे वो लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई और वो बहादुर स्कॉटिश सोल्जर्स अब भी अपनी उस हार का मातम मना रहे हैं जिसने स्कॉटलैंड की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही स्पाइन चिलिंग कहानियां हम आपके लिए हर हफ्ते लाते हैं, तो देसी हॉरर डायरीज को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं हूं मोजो जोजो, मिलता हूं एक नए डरावने किस्से के साथ, एक और विदेशी कहानी देसी अंदाज में।